नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। माया नगरी मुंबई की गलियों में जो सियासी गूंज उठी है उसकी धमक दिल्ली के सिंहासन तक महसूस की जा रही है। जी हां, एक लंबा कालखंड, एक पूरा युग मिट्टी में मिल गया। मुंबई की सत्ता पर मातोश्री का जो अभेद एकाधिकार था, उस किले की एक एक ईंट बिखर चुकी है, क्योंकि मुंबई के समंदर में आज लहरें नहीं, भगवा की सुनामी आई है। नतीजे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बीजेपी 89 सीटों के साथ मुंबई की नई सुल्तान बन गई है। एकनाथ शिंदे ने 29 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि असली धनुष बाण का वार कहां हुआ है। लेकिन असली खबर सीटों के आंकड़ों में नहीं, बल्कि ठाकरे ब्रदर्स के चेहरे पर जमी मायूसी में छिपी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो कभी मुंबई के बेताज बादशाह थे, आज उनके कैंप में सन्नाटा पसरा है। डर है और आशंका है। डर इस बात का कि जो पार्षद बचे हैं, क्या वो साथ रहेंगे या ऑपरेशन लोटस की आंधी उन्हें भी उड़ा ले जाएगी। लेकिन वो कांग्रेस आज मुंबई में अपनी सांसें गिनती नजर आ रही है। 24 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को आज आईना दिखाया है असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने। 8 सीटें जीतकर मजलिस ने यह ऐलान कर दिया कि अब मुंबई के वोट बैंक की चाबी कांग्रेस के हाथ में नहीं है। क्या कांग्रेस अब मुंबई में सिर्फ एक साइन बोर्ड बनकर रह जाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन आज कई सियासी दलों के सपने इस शहर की गलियों में टूटते नजर आ रहे हैं। 2026 के बीएमसी नतीजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। बीजेपी ने 89 सीटों के साथ इतिहास रच दिया, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका निभाई है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की महायुति ने ठाकरे परिवार के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सदमा लगा है ठाकरे ब्रदर्स को, जिनके गढ़ में अब सेंध नहीं बल्कि भगवा सुनामी घुस चुकी है। ठाकरे ब्रांड पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है और पार्षदों में मची भगदड़ ने मातोश्री की चिंता बढ़ा दी है। वो राज्य के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री होने के नाते अमर्याद अनलिमिटेड पावर होती है, पुलिस होते हैं उनके हाथ में, और भी लोग और भी ताकत होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। तो अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता तो भी यही रिजल्ट आते। सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई की हो गई। ये नहीं मानना चाहिए कि मुंबई में बीजेपी जीती है। मामला बराबरी में आया है। वहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि एआईएमआईएम ने न केवल अपना खाता बड़ा किया बल्कि कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में भी आग लगा दी है। अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। नतीजे साफ हैं। मुंबई अब करवट ले चुकी है। जहां एक तरफ भगवा का रंग और गहरा हुआ है, तो वहीं विपक्ष के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। क्या उद्धव ठाकरे अपने पार्षदों को टूटने से बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासत अलग करवट ले रही है और सबसे ज्यादा फोकस जो है बीएमसी यानी मुंबई को लेकर है कि आखिर
मेयर कौन बनेगा। और अलग पॉलिटिक्स शुरू हो गई वहां, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर डर किसको किससे है और कौन किसे उठा कर ले जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। इसी पर हम 5 की पड़ताल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। सबसे पहले परिचय करा दूं, अजय पाठक प्रवक्ता बीजेपी के हैं, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना से है, राहुल लोढ़े हैं प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं परिचय करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जो हैं अजय पाठक जी, आपके पास आऊंगा। अजय जी, क्या उम्मीद थी? पहले कहा जा रहा था कि आंधी में सब उड़ जाएंगे, लेकिन आंधी जहां पर रुकी है यह आपके लिए भी चिंता का सबब है, ऐसा है लग रहा है आपको? अनूप जी, आपको और अपने पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। खासतौर से मुंबईकर को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो गुंडागर्दी की भाषा बोलने वालों को करारा तमाचा मारा है, करारा जवाब दिया है कि ये मुंबई सबकी है, ये मुंबई मराठियों की भी है, ये साउथ इंडियन की भी है, उत्तर भारतीयों की भी है, ये मुंबई सभी की है। देखिए, एक चीज एकदम स्पष्ट है, जो व्यक्ति मेहनत की पराकाष्ठा करेगा, जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मेहनत की पराकाष्ठा की। एक आंकड़ा देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। पूरे 29 नगर पालिकाओं के चुनाव में 76 सभाएं की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, 76 सभाएं। और रात को 3-3 बजे आते थे और फिर सुबह 6 बजे निकल जाते थे। तो मेहनत की पराकाष्ठा उन्होंने की, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरी तरफ 3 सभाएं ठाकरे बंधुओं ने किया, सिर्फ 3 सभाएं। उनको ये घमंड था, उनको ये अभिमान था कि बिहार के भागलपुर से आए हुए ठाकरे परिवार, बिहार के भागलपुर से आए हुए ठाकरे परिवार ये मराठियों की अस्मिता का झंडा लेकर के उठाएंगे और मराठियों के सबसे बड़े लंबरदार बनेंगे। यही इनके दादा प्रबोधिनी ठाकरे ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि हम लोग भागलपुर से आए हुए लोग हैं, बिहार के भागलपुर से भोपाल आए, भोपाल से हम लोग बालाघाट आए, बालाघाट से पूना आए, पूना से मुंबई आए। नहीं अजय जी, आप ये बात कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई जो ठाकरे हैं, जो हिंदुओं पर या फिर बिहारियों पर, उत्तर प्रदेश वालों पर सवाल उठाते हैं, खुद बिहारी हैं। और क्या है, वो तो उनके दादा लिख रहे हैं ना, कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी लिख रहा है। आदरणीय प्रमोदनी ठाकरे साहब ने, इनके दादा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। आप अभी गूगल करके चेक कर सकते हैं, अपनी टीम से चेक करवा लीजिए, उनके दादा ने ये लिखा है। लेकिन ये मराठियों के सबसे बड़े लंबरदार बन के घूम रहे थे। आज मुंबईकर ने और पूरे इनसे पूछिए कि ये कहां है। एक परभणी के अलावा सिर्फ परभणी में एक जगह उद्धव ठाकरे की सत्ता आई है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर से पूरी तरह से और जगह के मराठी मानुस, सिर्फ मुंबईकर नहीं, बाकी जगह तो सब जगह मराठी है ना, मराठी मानुस ने पूरी चलिए, मैं जो आपसे सवाल उसका पूछ रहा था अजय जी, मैंने कहा कि आंकड़े वहां रुक गए जहां आप कह रहे थे सुनामी है, लेकिन सुनामी कभी भी पलट सकती है, ऐसा भी है। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। बड़ा सवाल उठा दिया, देखिए अजय पाठक जी ने आपको बता दिया कि भाई ठाकरे ब्रदर्स जो हैं बिहार से, यानी बिहारी हैं, तो फिर बिहारी को गाली क्यों? देखिए अजय जी, बड़ी हमें हंसी आ रही है इस समय। देवेंद्र फडणवीस जी ने रात के 3 बजे तक पता नहीं कितनी सभाएं कर डाली, और 2017 में इनकी 82 सीटें थी और मात्र 7 सीटें बढ़ा पाए बेचारे। 7 सीटें कुल बढ़ पाई इनकी बीएमसी में। और दूसरा, उद्धव ठाकरे ने 3 सभाएं की और इनकी 70 सीटें आ गई। तो देखिए, हम पिछली बार भी 84 सीटें हमारी आई थी, बीजेपी ने हमको समर्थन दिया था, मेयर हमारा बना था। तो जो बार बार आप लोग जो अभी आप कह रहे थे, तमाम बातें जो कह रहे थे, ठाकरे खत्म हो गए, ये हो गए, कोई खत्म होता है क्या राजनीति में? 2 सीटें बीजेपी की थी कभी, आज सरकार मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो क्या कभी कोई चीज खत्म होती है राजनीति में? या शिवसेना को तोड़ा था इन्होंने, शिवसेना को तोड़ दिया, एक नाथ शिंदे को ईडी
ईडी सीबीआई 50 खो के मुख्यमंत्री का ऑफर देके अपने पास ले गए, चुनाव का दुरुपयोग करके। हमारे पास तो सिंबल भी नहीं है, हमारे पास तो चुनाव चिन्ह भी नहीं है। उसके बाद लोकसभा चुनाव देखिए आप, आज बीएमसी देखिए आप, हम कहाँ हारे हम। आज महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने, हमारे पास सिंबल भी नहीं था, हमारे पास नाम भी नहीं था पार्टी का। उसके बाद उन्होंने 12% वोट हमको विधानसभा में दिया। आज जो स्थिति हमारी बना के दी उन्होंने, ये भारतीय, ये हमारी महाराष्ट्र जनता का धन्यवाद है इसमें। लेकिन हार होने के बाद भी एक मुख्यमंत्री लगा हुआ है। चुनाव में जीत और हार होती है, बीच का कोई ड्रॉ वाला मैच सिस्टम नहीं होता है। हार तो गए आप, मान लीजिए आप हार गए जी, हार गए तो इसके मतलब क्या खत्म हो गया क्या? आप तो ऐसे बात कर रहे थे अभी जब आप शुरुआत में अपना प्रस्तावना दे रहे थे कि बिल्कुल मामला ही खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है अजय जी, ऐसा राजनीति में ऐसा नहीं होता है। लोग हारते भी है, जीतते भी है, फिर हारते फिर जीतते। और फिर 84 सीटें हमारी 2017 में थी, हमको बीजेपी ने समर्थन दिया था, तब हमारा मेयर बना था। तो अगर हमारे 120 होते, 130 होते, लेकिन सुनिए एक तो सवाल है, नहीं 130 सभासद होते और हम बिना बीजेपी के हमारा मेयर बना होता तो अभी तक लंबा चौड़ा जो भाषण आपने दिया, आज दुख होता है कि भाई शिंदे जी साथ होते। अच्छा लगता है आपका संजय जी, दुख होता है कि शिंदे जी साथ होते तो आज तो बॉस आप ही होते। नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा। गद्दारों की जरूरत ही नहीं, बाला साहब ठाकरे कहते थे गद्दारों की लात मार के भगा दो। गद्दार होते हैं ना भाई। बाला साहब सामने 3 बार हुए थे, नाड़े अलग हुए थे, 3 लोग अलग हुए थे ना। आज अगर इन्होंने बीजेपी, देखिए हम कभी सिद्धांत और आज सम्मान की रक्षा करते हैं। जब हमने देखा 2014, 2019 हमारा सम्मान गिर रहा, हमारे बाला साहब ठाकरे सिद्धांत गिर रहे, हमने उनसे संबंधन खत्म कर दिया। चलिए मैं सिद्धांत की बात करूंगा, उस पर वापस आऊंगा मैं, संजय जी वापस आऊंगा सिद्धांत पे कि सिद्धांत से कौन भटका कौन हटा। लेकिन राहुल लोढ़े साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना के। राहुल जी, आपके सामने कह रहा है कोई दुख नहीं है, गद्दार हैं आप, सुन रहे हैं? अजय जी, आप जो कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं। हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं यूबीटी से, वो इनकार करे कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, इनके जरिए आप समझिए कि बीजेपी कैसे ग्राफ उसका बढ़ता गया। लेकिन वहीं बाकी विपक्षी जो हैं, उस ग्राफ को भी देख ले, इस ग्राफिक्स को देखें कि कैसे वो नीचे आए हैं। ये ग्राफिक्स हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2007 से लेकर 12, 17, 26 तक कैसे बीजेपी धीरे धीरे कर आगे बढ़ी, 28 से 89 पहुंच गए। अनूप जी, 2012-13 में हमारे पास 31 सीटें थी, 2017 में हमारे पास 82 सीटें थी, 2026 में हमारे पास 79 सीटें हैं। और सिर्फ ये बीएमसी का चुनाव नहीं था, उनसे पूछे ना, सिर्फ बीएमसी का चुनाव नहीं था भाई, 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव था। उस 29 महानगर पालिकाओं में कहां पे हैं आप? कहां आपकी सरकार आई एक परभड़ी छोड़ करके? बीएमसी तो गया ही गया, बीएमसी में तो लुटिया डूबी ही डूबी। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने आपको पूरी तरह से नकार दिया। वो जानते थे कि ये ठाकरे बंधु सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं। इन्होंने एक काम इस महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं किया। अपने मूल विचारों से बाला आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के विचारों को जब छोड़ करके 10 जनपद में जाकर के जब उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए और अपना हिंदुत्व वहां सोनिया गांधी के चरणों में जब गिरवी रखाए, तो महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से विधानसभा में नकारा। अभी 29 के 29 महानगर पालिकाओं में नकारा। उसके पहले जो ग्रामीण भाग के चुनाव हुए थे नगराध्यक्षों के, उसमें पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया। अब इसके बाद भी अगर इनके प्रवक्ताओं को और उद्धव ठाकरे को लगता है कि नहीं हम ही सब कुछ है, हम कहां हारे हैं, मीडिया सिर्फ हवा बना रही है या बीजेपी, हाँ भैया आपको मुबारक हो ऐसी जीत और ऐसी चीजें, ये जनता हकीकत जानती है। इसीलिए जिस लायक आप लोग हो, जो विवाद आपने किया मुंबई के अंदर, और आप भी एक उत्तर भारतीय हैं, इनको दर्द नहीं होगा। इन्हीं लोगों ने उत्तर भारतीयों के ऊपर जुल्म करने का काम किया। आज वही उत्तर भारतीय उनके पिछलग्गू बने घूम रहे हैं, तो घूमते रहिए। जिन उत्तर भारतीयों को उन्होंने मर्डर तक करने की कोशिश की, जिन उत्तर भारतीयों को जान से मार दिया दुबे बंधुओं को, आज ये लोग उन्हीं के पीछे, उन्हीं जब वो अपना सब कुछ तो गिरवी रखा है 10 जनपद में,
और उसके बाद भी कल तक आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने सीना ठोक करके कहा था कि बाबरी विध्वंस हुआ था, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज इनके यहाँ रशीद मामू जीत करके आया है, हरी चादर उड़ाएगा और उनके वोट के बदौलत ये आज इतनी सीटें ले आए हैं। अगर वही हरे चादर वाले लोग हट गए होते तो कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इनको एक विशेष समुदाय ने वोट दिया है। रशीद मामू जीत के आया है, रशीद मामू के जीतने की इनको बधाई। उसी वोट पे अब ये राज करेंगे। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए और पहले से शायद तैयार हैं। हमारे जो प्रवक्ता हैं वो पहले से तैयार हैं, जब से ज्ञान दे रहे हैं। अगर राशिद महमूद जीत के आए हैं तो साबिर शेख भी हमारे मंत्री थे, मान्यवर साबिर शेख मंत्री थे। अगर राज ठाकरे कोई काम कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन आपने क्यों दिया राज ठाकरे का? आप मुझे बता दीजिए। बस जब आपका मतलब होता है तो आपके दोस्त हो गए, मतलब नहीं तो भ्रष्टाचारी हो गए। ये सारा कौन सा नियम है भाई? जब अभी तक हम आपके संग में थे 2014-2019 तक, 19 चुनाव संग लड़ा तो हम आपके साथ में थे, आपके मित्र थे, आपके भाई थे। वो अलग हो गए तो हम लोग भ्रष्टाचारी हो गए। पार्टियां तोड़ो आप, विधायक तोड़ो आप, 10,000 करोड़ का फंड आपके फंड में इलेक्ट्रॉन ने प्रचार किया है। 2,000 करोड़ का बना हुआ राष्ट्रीय कार्यालय, 20-20 करोड़ के बना हुआ जिला कार्यालय, और भ्रष्टाचारी है कांग्रेस और भ्रष्टाचारी है उद्धव ठाकरे। हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है भाई कि 10,000 करोड़ हमारे फंड में होता? 10,000 करोड़ कहां से आ गया आपका? कांग्रेस 56,000 राज्य की, उनके पास अलग 10,000 करोड़ खत्म हो गया है। 300 करोड़ चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया है। क्योंकि महंगाई बेरोजगारी लाने वाले आप हैं। पूरी देश से आपने पैसा बटोर दिया। आपकी वित्त मंत्री जिसके ऊपर FIR हुई वो तक तो उसका नाम आया FIR में कि ये वसूली करती है। आपकी पूरी सरकार वसूली कर रही। अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे जो हमारे साथ में थे, आसाम के मुख्यमंत्री जो बन गए वो भ्रष्टाचारी थे, पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचारी थे। अजीत पवार अब क्लियर कर रहे 2,000 करोड़ की उनकी जो है वो छोड़ दी, वापस ले लिए और वो सही है क्योंकि आपके साथ आ गए। आपके साथ जो संजय निरूपम नहीं आए, उद्धव ठाकरे नहीं आए, वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। अरे कौन सी राजनीति करते भैया? कौन सी राजनीति करते हो? जो झूठ जुमले जिंदा आप लोगों को मुंबई से लेकर ये महंगाई आपकी महाराष्ट्र की जनता ने समाप्त कर दिया। 95 रुपए हो गया कि प्रधानमंत्री के मान सम्मान मिल रहा है। 95 रुपए में किसका मान सम्मान मिल रहा है? पेट्रोल डीजल के लिए सड़कों में करते थे वो 29 महानगर पालिकाओं में डीजल है, पेट्रोल है, किसी में नहीं है। महानगर 1,000 रुपए गैस सिलेंडर है, उसका किसी में है। ठीक है, जनता को देख रही है लेकिन जनता हमारा भी सम्मान कर रही है। चलिए मैं अजय जी, संजय जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप अगर बारी बारी से अपने सवाल करें, जवाब दे तो शायद बात समझ में आए। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के। राहुल जी, आपकी आवाज ऑडियो में दिक्कत थी, शायद देर से जुड़े आप। आपने सुना होगा कि आपको शिवसेना के जो प्रवक्ता यूबीटी ग्रुप के द्विवेदी साहब ने कह दिया कि भाई गद्दार हैं आप। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब ने जब 30 जून 2022 को इस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली महाराष्ट्र में, तो उसी दिन से इनका एक ही नारा है, गद्दार, खंजीर, मुगल, ये सब इतिहास की बातें करते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने पिछले 2.5-3 साल में माननीय बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे, वो विचार जो इस यूबीटी ने उद्धव ठाकरे जिनको जो वारस बोलते हैं वो वारिस बोलते, उन्होंने बेचने का काम किया। बाला साहब ठाकरे ने अपने पूरी हयात में कहा था कि मैं मेरे शिवसेना की कांग्रेस होने नहीं दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की जो बात थी कि शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्होंने शिवसेना की कांग्रेस करके दिखाई। ठीक है, ये आरोप करते हैं, उनका तरीका है, बेबुनियाद आरोप करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कल की सच्चाई उद्धव ठाकरे की। अरे मेरी बात सुनिए प्रवक्ता जी, संजय जी, बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। 2.5 साल बाद क्यों अलग हुए? इसका जवाब दीजिए ना। 160 सीटें लेडी मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने 160 सीटें लेडी। कितने आए पैसे? मतलब उनका स्ट्राइक रेट 21%। जिन्होंने राज ठाकरे जी के साथ गठबंधन किया, राज ठाकरे जी ने 53 सीट लड़ी, उसमें से खाली 6 सीट आई 6। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने
2.5 साल भाजपा शिवसेना महायुति के गठबंधन में 90 सीट लेडी शिवसेना हमारी, उसमें से 29 सीट हमारी आई और हमारा स्ट्राइक रेट राज ठाकरे से ज्यादा है, उद्धव ठाकरे से ज्यादा है। 21% स्ट्राइक रेट हमारा है। और हम तो बात भूल गए हैं कि गद्दार ये महाराष्ट्र की जनता ये भूल गई है, मुंबई की जनता भूल गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 100 के ऊपर सीट लड़े, कितने आए? 20 आए, 20। और एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना जो 80 सीट विधानसभा में लड़ी, 60 विधायक चुन के आए। अभी मुंबई में खाली 90 सीट में हमारे 29, मतलब उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा हमारी स्ट्राइक रेट ज्यादा है। स्ट्राइक रेट ऐसे उछाल के बातें करना, जोर जोर से बोलना, इससे छुपाई नहीं जाता। एक्सेप्ट कीजिए, मुंबई में जो जीता वही सिकंदर है। और मुंबई के लोगों ने, आने के लोगों ने इन दोनों भाइयों के सेटलमेंट के गठबंधन को नकारा और शिवसेना भाजपा के डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। ये स्वीकार कीजिए और आगे जाइए ना। जैसे इलेक्शन फिर से देखेंगे कि मुंबई के जनता ने अभी महायुति को सपोर्ट किया है। मुंबई में मेयर हमारा बैठने वाला है। अरे उद्धव ठाकरे ने जो 2020 में कोरोना था, उस कोरोना में भी जो गरीब लोगों की खिचड़ी थी, उस खिचड़ी में काम किया है, खिचड़ी खाने का काम किया है। जो बॉडी बैग बाकी के थाने कॉर्पोरेशन में हमने 600 रुपए में लिया, वो बॉडी बैग ऑक्सीजन ये तो भाई आप सब सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं हो रही। द्विवेदी जी, राहुल जी, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैं एक बार राहुल जी आप ही के पास आता हूं। राहुल जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कॉर्पोरेटर को आप 5 स्टार होटल में बिठा रहे हैं? डर किससे है? ठाकरे ब्रदर्स से डर है या बीजेपी से डर है? क्यों होटल में शिफ्ट कर रहे हैं? किसको डर चाहिए? अपने कॉर्पोरेटर को। भाई शिंदे साहब ने तो कह दिया होटल में रहो। देखिए ये हर एक चुनाव का एक स्ट्रैटेजी रहती है, हर एक पार्टी की स्ट्रैटेजी रहती है। डर तो है आपको, इस बात को मानिए। उद्धव ठाकरे जी ने कितने बार कॉर्पोरेटर को भेजा है ना महाराष्ट्र के बाहर। राहुल जी आपको डर है? शिवसेना भाजपा गठबंधन है, गठबंधन का मेयर मुंबई महानगर पालिका पे बैठेगा और भगवान लहराएगा। और मुंबई करके जनता ने जो सेटलमेंट की युति थी, वो सेटलमेंट की युति को नकारा और डेवलपमेंट की युति को एक्सेप्ट किया है। ये मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट करना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब रहने दो या देवेंद्र फडणवीस रहने दो, लोगों के बीच में जाते हैं। राहुल जी ऐसा तो नहीं है, काम नहीं किया है। राहुल जी ऐसा तो नहीं है कि बार्गेनिंग पावर में है शिंदे साहब, बार्गेनिंग के नाम पर ब्लैकमेलिंग हो जाए, ऐसा तो नहीं है। आप बैठा कर रखें सब लोगों को, वहां बैठा के डील होगी। हाँ, या तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाइए या फिर मेयर बनाइए, अपनी मर्जी से तय होगा। ऐसा तो नहीं है शिंदे साहब को लग रहा है, या फिर शिंदे साहब को डर लग रहा है कि शायद मेरे कॉर्पोरेटर कहीं चले जाएंगे। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन वैचारिक गठबंधन है, इसमें कोई भी शक नहीं कर सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने, भाई डर तो सिर्फ आपको लग रहा है, बीजेपी को तो डर नहीं लग रही है। राहुल जी बीजेपी को डर नहीं है, उसके कॉर्पोरेटर कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके कॉर्पोरेटर छिप रहे हैं भाई, होटल में जाके रह रहे हैं। डर अगर गठबंधन आपका है तो भरोसा होना चाहिए आपको। आपको अपने कॉर्पोरेटर पे भरोसा नहीं है या फिर शिंदे साहब को डर लग रहा है? पॉलिसी रहती ये बीजेपी में भी जा सकते हैं या फिर ठाकरे साहब के पास भी जा सकते हैं, यही डर है क्या? इसमें बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं है। समय दीजिए, मेयर बैठेगा, महायुति अजय जी समय दीजिए, अंदर जो पदाधिकारी रहेंगे, जो पद है अजय जी समय दीजिए, वो महायुति को ही मिलने वाले हैं। चले राहुल जी सुन लेते हैं। संजय जी, अपोजिशन लीडर बैठी है, लोगों ने आपको जो मैंडेट दिया है, युति को मैंडेट दिया है, आपको जो उन्होंने संजय जी चलिए राहुल जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं जवाब ले लेता हूं। संजय जी जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड आपके पास है, उसके बाद मैं अजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी जवाब दीजिए। जवाब ये है कि 15 दिन लग गए थे विधानसभा चुनाव के बाद, वो टोटल बन के आ गए थे। मुख्यमंत्री को मंत्री बना दिया गया, सिद्धांत बेच दिया, अपने आज सम्मान बेच दिया। ये क्या काम करेंगे जो आज सम्मान अपना बेच दे बीजेपी के सामने? उद्धव ठाकरे ने वो नहीं किया। मैं सलाम करता हूँ उद्धव ठाकरे को कि ना उन्होंने आज सम्मान बेचा, ना अपना सिद्धांत बेचे। बाला साहब ठाकरे जो सिद्धांत थे,
जो सम्मान था कांग्रेस को उससे बेचे ना, हाथ आपके देते हुए सिद्धांत उद्धव ठाकरे ऐसा जी ने स्टेट कांग्रेस को चाहिए, बेचे। ऐसा स्टेट चाहिए देश में इनकी जैसे कांग्रेस को गद्दार नहीं बेचे ना चाहिए सिद्धांत। जो गद्दारों की तरह अरे जो भाग बाला के साहब ठाकरे और थे, सम्मान बेच रहे तब हैं, मातोश्री कभी में मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन के बड़े बैठ बड़े गए। लीडर आते अरे थे शर्म दिल्ली नहीं से। आ रही है, अब ये दिल्ली पे मुख्यमंत्री जा रहे बनने उद्धव शर्म नहीं ठाकरे आ रही जनपद है। पे सोनिया गांधी इतने को बड़े मिलने, गए थे, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री मिलने, बनने, सिद्धांत बेगटे तो जैसी क्यों नहीं बात हुई मुख्यमंत्री है। बन पाए? भूखे क्यों बैठे नहीं जाते हैं, आप मुख्यमंत्री भूखे। बन पाए? करते बात ये उनसे सिद्धांत कि बेच दिया मुख्यमंत्री आपने उद्धव बनेंगे, ठाकरे जी ने फिर आपके। मुख्यमंत्री बनेंगे, 15 दिन चोरों से गायब रहे और मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। डर है कि ऐसा ना हो, चले जाए। अभी मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, परमानेंट निगम का, देवेंद्र फडणवीस के अंदर में है ये। अभी परमानेंट निगम का मुकदमा, घोटाले का मुकदमा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर किया हुआ। पूछ लीजिए राहुल जी से, किया क्या नहीं किया, पूछ लीजिए। संजय जी किया कि नहीं आपसे किया, एक सवाल मैं किया आपसे कि नहीं किया पूछ लो। हाँ। देवेंद्र फडणवीस मुकदमा किया परमानेंट घोटाले का, जो मुख्यमंत्री समय परमानेंट निगम के सामने नहीं था। संजय जी क्या तो डर उसका लग रहा है मुकदमा संजय साहब को? डर घोटाला लग रहा है कि जेल चले जाएंगे इसीलिए भाई हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं? हाँ, जेल चले जाएंगे भाई, ये सब जेल चले जाएंगे। चले अजय और जी, पार्टी क्या- की क्या विधायक ये तोड़ डर है? देंगे, फिर विधायक तोड़ने की कौन दिक्कत अजय है? जी। फिर दूसरी पार्टी बना देंगे बीजेपी। अजय जी भाई आपसे सवाल है बीजेपी मेरा। के विधायक तोड़ के फिर एक नई पार्टी बना देगी, कौन दिक्कत? अजय जी, ये तो उनके हाथ में चुनाव होगा। संजय जी जरा रुकिएगा, थोड़ा रुकिएगा। संजय जी थोड़ा रुकिएगा। अजय जी से सवाल है। इनको अजय शांत जी कराइए। एक सवाल की मेरा आपसे आदत अजय जी। परमानेंट बोलने की। सवाल सुन लीजिए। इनको कुछ बीमारी हो गई है, परमानेंट बोलते हैं। नहीं ये अजय नहीं जी, कि अपनी बारी में ये अपने सवाल का जवाब दो। हाँ नहीं आपसे ही सवाल है मेरा। अजय जी आपको याद होगा जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स थी, ये कहते थे कि बीजेपी ने शुरू की है, लेकिन आपके सहयोगी डरे हुए हैं। मैं शिंदे साहब की बात कर रहा हूं। रिजॉर्ट में या फिर 5 स्टार होटल में रहने के लिए कह दिया कॉर्पोरेटर्स को, भाई 2 दिन तुम लोग यहीं रहोगे। और मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि डर उनको ठाकरे साहब से नहीं बीजेपी से डर है। ऐसा है क्या? नहीं देखिए, वो तो अपनी अपनी रणनीति है। जो शिंदे साहब और उनकी पार्टी की रणनीति होगी उस हिसाब से उनके लोग काम करेंगे। उनके कारपोरेटर, उनके विधायक, उनके एमपी, जो शिंदे साहब और उनकी पार्टी की रणनीति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। मेरा एक सीधा सा सवाल है, 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे को कितनी सीटें मिली 29 महानगर पालिकाओं में? ये सवाल संजय द्विवेदी से पूछेगा कि 29 महानगर पालिकाओं में संजय की पार्टी को, संजय द्विवेदी जी की पार्टी को कितनी सीटें मिली है? दूसरी चीज, एक दूसरा सीधा सवाल है मेरा कि भाई बीजेपी के पीठ में तो छुरा उद्धव ठाकरे ने भोंका, इसलिए उसके बाद से महाराष्ट्र की जनता ने, जो खास तौर से जो हिंदुत्व को मानने वाली जनता है, जो भगवान श्री राम को मानने वाली जनता है, जो धर्म ध्वजा लेके चलने वाली महाराष्ट्र की जनता है, जो साधु संतों को अपना आदर्श मानने वाली जनता है, वो तो उद्धव ठाकरे को विधानसभा में उनकी औकात दिखा दी। 2019 के विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे लड़े थे, और गद्दारी करने के बाद जब 2024 में चुनाव लड़े तो क्या हुआ? महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, समाप्त कर दिया। जैसे ये जाकर के सोनिया गांधी के श्री चरणों में बैठ करके 10 जनपद में हिंदुत्व को, बाला साहेब के हिंदुत्व को गिरवी रख दिया उनके चरणों में, वैसे ही महाराष्ट्र के जो विधायक थे वो समझ गए कि इस गद्दार आदमी के साथ रहना नहीं है, कि गद्दारों को छोड़ देना हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं शिंदे साहब, उनके साथ आकर के सरकार बनाए। और उसके बाद 2024 में जब चुनाव हुआ तो क्या स्थिति की? क्या स्थिति महाराष्ट्र की जनता ने 20 सीटों पे ले आकर के समाप्त कर दी, 20 सीटों पे ले आकर के समाप्त कर दी। तो जो लोग अपने मूल विचार को छोड़े, ये देखो फिर चिल्लाने लगे, ये बराबर इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे। इनको कुछ बीमारी है परमानेंट बोलने की, दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। ये संजय को परमानेंट बीमारी हो गई है बोलने की, ये परमानेंट बोलते हैं। भाई हरी चादर ओढ़ करके आराम से सो जाओ। आपका समय समाप्त कर दिया हिंदुत्व ने, हिंदुओं ने आपका समय समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र के मराठी बंधु जो हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर के चलते हैं, उन्होंने आपको समाप्त कर दिया। हरी चादर में लपेटने के अलावा
हरी चादर ओढ़ करके सोने के अलावा कुछ फंड में बचा कैसे नहीं पैसे है। इतने हैं हरी आपके? चादर ओढ़ो फंड में पैसे और कहाँ से आए? रसीद मामू जनता को के आगे ये करो। व्यापारियों का अभी पैसा है कुछ ना। दिनों सब बाद राष्ट्रीय व्यापारियों का अध्यक्ष पैसा रसीद लूट मामू रहे हो। बनने पूरा वाले देश हैं। लूटे ले रहे हो। रसीद मामू को राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा देश बनाओ लूट अपना, ले रहे हो भाई। तो हरी चादर ओढ़ इलेक्ट्रॉनिक करके फंड आराम में से सो अरबों जाओ। रुपया, यही 10,000 आप करोड़ लोगों को उसमें, बचा है। 2,000 करोड़ राष्ट्रीय बाला खजाने में बनवा साहेब रहे हो। के कहाँ विचारों से को बनवा लिया भाई? आदरणीय एकनाथ पूरे शिंदे देश को लूट रहे हो साहब भाई। और उनके लोग लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इनको समाप्त कर रही है महाराष्ट्र चलिए की मैं जनता। अजय जी आपको भी महाराष्ट्र की रोकूंगा और जनता संजय जी ने आपको भी धीरे-धीरे इनको रोकूंगा। समाप्त कर दिया। लेकिन मेरा देखिए, लेकिन मूल अजय जी, प्रश्न है, अजय जी पूरे एक, देश को लूट रहे हो भाई, आप पूरे सुन देश लीजिए को। अजय जी, मेरा जो संजय मूल जी प्रश्न है और उसका अजय जी। जवाब इनसे लीजिएगा। हाँ अजय जी, कि मैं लूंगा 29 महानगरपालिकाओं मैं आपके में सवाल का कितनी जवाब लूंगा सीटें अजय जी, लेकिन मेरी बात सुन ये लीजिए। जवाब लीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जीते हारे, ठीक है, हार जीत तो हुई है, लेकिन नेक नियति की बात जो कहते हैं ना कि भाई राजनीति में नियत होती है, नियति होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास भोटे साहब जुड़ गए हैं। तुलसीदास जी स्वागत है, देर से जुड़े हैं आप। लेकिन जिस नेक नीति की बात हो रही है राजनीति में आज के तारीख में, ऐसा लगता है तुलसीदास जी कि भाई नेता की कोई नियति होती है कि भाई आज इस पार्टी में यहां हाँ बोलेंगे, कल जिसे गाली दे रहे थे वहां गए तो उनका हाँ हाँ, इनको गाली देना नेक नीति रह गई क्या राजनीति में? बता दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि अजय पाठक जी हो या ठाकरे की शिवसेना के संजय द्विवेदी जी हो, न जाने कि वो आउटडेटेड किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल जो चुनाव हो रहे हैं ना, 25 के दिसंबर में और जनवरी के ये 26 जनवरी इस वर्ष के पहले महीने में जी। इन चुनावों ने साबित कर दिया है कि न हिंदुत्व है, न कोई वामपंथी है, न कोई कांग्रेसी है, न कोई ठाकरे के विचारों पे चलने वाले, क्योंकि सभी दलों ने न इससे पहले जो नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम से भी गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं माना। बिल्कुल। उसी तरह से कांग्रेस से भी गठबंधन करने में परहेज नहीं माना। और जिन शिंदे जी की शिवसेना को हिंदुत्व के नाम पर अपने साथ लेने का दावा किया था, उन शिंदे जी को उनके ही अपने गृह जिले में सत्ता से हक होने के बावजूद दूर रखने के लिए जो हथकंडे भाजपा ने अपनाए, उसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम अब ये ठीक है, टीवी के कैमरों के सामने आपको करना है तो जरूर कर पार्टी लीजिए, फोरम में आप लेकिन ये वास्तविकता से हटकर होगा। वास्तविकता से हटकर ये नीति अनीति कुछ बचा नहीं है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ऑफ सेटिंग है, सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं। साफ शब्दों में कहूं तो तुलसीदास जी, दल के क्या लिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा लगता हूं है कि भाई अगर आपको सत्ता में काबिज होना है, अगर आपको सत्ता में काबिज होना जाए तो किसी से परहेज नहीं है, चाहे दुश्मन हो। राजनीति में कहते हैं कि कोई दोस्त भी नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है ज्यादा दिन तक। तो अगर काबिज होना है तो भाई आपसे भी दोस्ती कर सकते हैं, दुश्मन को भी मिला सकते हैं, दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं। बिल्कुल, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, मान लेता हूं मैं, लेकिन जब विचारों का दंभ भरते हुए कोई भी दल, और इस देश का हर दल विचारों का दंभ भरता है ना, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे है हिंदुत्ववादी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो या चाहे कोई और हो, हर कोई विचारों का चोला पहन के निकलते हैं, लोगों को भड़काया जाता है। उसके लिए हर शहरों में कस्बों में मोर्चे निकलते, आप याद कीजिए। और जब वही दल एमआईएम से हाथ मिला लेते हैं तो कैसे चलेगा? फिर तो उसे तो नीति नहीं अनीति करना ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, समझ लीजिए। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं तुलसीदास जी। ये बात नेताओं को समझनी जी। भी चाहिए कि जो बात कह रहे हैं आप इस पे गौर करें कि भाई अगर मुझे राजनीति में आना है, सत्ता पर काबिज होना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, यहां कहा जा रहा था कि भाई बाला साहब ठाकरे के विचारों को जो लेकर आगे बढ़ रहा है उत्तराधिकारी जो है, मैं आऊंगा अजय जी, सिर्फ आधा मिनट का समय दीजिए। मैं आऊंगा अजय जी, बारी बारी से चलते हैं, सिर्फ फिर आधा वापस मिनट आऊंगा का आपके पास। तुलसीदास जी की राहुल जी, बातों का जवाब देना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपके शिंदे साहब उनके उत्तराधिकारी हो गए। भाई 65 सीट वो जीत रहे हैं, आप 29 जीत रहे हैं, आप कैसे उत्तराधिकारी हो गए? और सवाल रहा ये कि बाला साहब के विचारों को तो भाई उन्होंने कहा कि सरकार में नहीं आएंगे, हम सरकार बनाते हैं। आप तो सरकार में भी है और यही बात यूबीटी में भी है, उनके बेटे में भी है। जी बताइए आप। देखिए अनुप जी, अभी जो तुलसीदास जी, ये मेरे बहुत अच्छे वरिष्ठ दोस्त है, वरिष्ठ मित्र है मुंबई के। तो मैं ये कहना चाहता कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा ली है, विचारधारा आगे लेके जाने का काम किया। मुझे खाली 1 मिनट या 2 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने आपको पहली बार बताया
कि मुंबई में जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का जो असली वारिस है, वो खाली हमने भी एकनाथ शिंदे साहब ने बताया था कि वैचारिक वारिस नहीं है, वो खाली संपत्ति के वारिस है। और एकनाथ शिंदे साहब जैसे हजारों शिवसैनिक जो थाने, मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं, जिन्होंने पिछले 2.5-3 साल से बाला साहब ठाकरे जी की जो विचार है, जो कांग्रेस के पास गिरवी रखे थे जनपद पे जाके दिल्ली में, वो छुड़ाने का काम एकनाथ शिंदे साहब ने किया। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब ने 2-2.5 साल मुख्यमंत्री का जो पदभार था वो पूरी तरह संभाला। लाडली बहनी जैसी योजना महाराष्ट्र में दी, बहुत सारी योजना महिला किसानों के लिए दी। उसके बाद जो पिछले साल 2024 में जो विधानसभा की जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना मतलब बाला साहब ठाकरे जी के विचार लेके जाने वाली असली शिवसेना, जिसके पास धनुष्यबाण है, जिसके पास शिवसेना नाम है, वो एकनाथ शिंदे साहब ने 80 सीटें विधानसभा में लड़ी थी, उसमें से 60 सीटें विधायक जीती थी। और जो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे जी ने 100 के ऊपर सीट लड़ी और उनको खाली 20 सीटें मिली, 20 विधायक उनके चुन के आए। यही मेरा पहला सवाल है कि लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों ने दिखा दिया कि असली वारिस बाला साहब हम प्रेजेंट पे बात कर ले कौन है राहुल जी, और एक हम मौजूदा वक्त पे बात कर ले, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। उस वक्त विधानसभा का चुनाव अलग परिस्थिति में लड़े जाते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग परिस्थिति, और एक ग्राउंड है आपकी मिनी विधानसभा। एक महीना पहले जो चुनाव हुआ, जो महाराष्ट्र में जो 350 नगर पंचायत नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भी एकनाथ शिंदे साहब जो शिवसेना असली शिवसेना है, उसके 65-62 नगराध्यक्ष हुए और उद्धव ठाकरे 6 मतलब नगराध्यक्ष महाराष्ट्र में पूरे, और एकनाथ शिंदे साहब 62 नगराध्यक्ष। अभी देख लीजिए परिस्थिति, फिर लोगों ने आपको कह रहा हूं परिस्थिति परिस्थिति और समय मायने रखता है, परिस्थिति और समय मायने रखता है। आज वो 65 पे, आप 29 पे हैं। धनुष्यबाण के असली हकदार कैसे आप? यही मेरा सवाल है। मैंने पहले बताया कि मुंबई में उद्धव ठाकरे यूबीटी 160 सीटें लड़ी, मुंबई महानगर पालिका नगर निगम के चुनाव में 160, उसमें से 65 आए, मतलब स्ट्राइक रेट कितना हुआ 20 to 21%। और बीजेपी शिवसेना गठबंधन में हमने 90 सीट लीडी, हमारी 29 आई, स्ट्राइक रेट कितना हुआ 31 से 32%। मतलब उद्धव ठाकरे के आगे भी कम सीटें लड़के एकनाथ शिंदे। चले एक सवाल मेरा राहुल जी, एक सवाल मेरा आपसे, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत कराई, मानते हैं आप? आपकी सहयोगी है, मानते हैं आप? तो बड़ा भाई मान लीजिए, मानते हैं बड़ा भाई? बड़ा भाई गठबंधन में भाई भाई है, हम भाई भाई है। यही सवाल मेरा आपसे मैंने पूछा इसलिए कि आप अगर 85 पे होते, बीजेपी 29 पे होती, तो क्या आप ये कहते हैं कि भाई हम बराबर हैं, हम भाई भाई हैं, ये कहते हैं आप? मुझे बता दीजिए कौन? आप 85 पे होते, उल्टा मान लीजिए आप भाई भाई है ना हम। हाँ देखिए हमारा गठबंधन ये कुर्सी के लिए नहीं है, हमारा गठबंधन ये हिंदुत्ववादी विचार, मराठी मानुस और अगर कुर्सी नहीं चाहिए भाई साहब तो कह दीजिए बीजेपी को कि भाई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी आप बन जाइए, मेयर भी आप बन जाइए। क्यों रिजॉर्ट पे बिठा दिया आपने, क्यों होटल में बिठा दिया? कह दीजिए ना कि बीजेपी को भाई आप दोनों ले लीजिए, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मेयर आप ही बना लीजिए। अनूप जी, हर एक पार्टी की पॉलिसी रहती है, हर एक पार्टी का धोरण रहता है, हर एक पार्टी की नीति रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से डरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बार्गेनिंग पावर है। ये ख्याली पुलाव अगर संजय राउत, अगर यूबीटी वाले, अगर एमएनएस वाले पका रहे तो उनकी बातें है। अगर मैं बोलता हूँ कि हम आज भी भाई है, कल भी भाई थे और आगे भी भाई ही रहने वाले हैं। अभी जो दो भाई राजनीति में बड़ा छोटा होता है, जो जीतता है उसके हिसाब से स्थितियां होती है। हाँ, जो जीतता है उसके हिसाब से। आपने देखा बिहार में देखिए, आपने देख लिया आपने, तो फिर यहां क्यों बदल जाती राजनीति? मैं आपके पास आता हूं संजय जी, मैं फिर अजय जी के पास आऊंगा। संजय जी, मैं जो बात कह रहा हूं, क्या जायज ऐसा है कि डर है शिंदे साहब को कि भाई उनके कॉर्पोरेटर कहीं और ना चले जाए? ऐसा लग रहा है आपको? अजय जी अभी इन्होंने 2 बातें कही, हमें मंत्री पद का वो नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों बने थे भाई? ये जब पार्टी तोड़ी थी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया था? ये मुख्यमंत्री क्यों बन गए? इसके मतलब लोभ लालच है इनके पास। लोभ लालच अगर ना होता तो पार्टी तोड़ते नहीं, मुख्यमंत्री ना बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये पार्टी नहीं तोड़ते। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमने लाडली बहना है, क्योंकि तो लाडली बहना के साथ साथ इन्होंने
फ्री भोजन थाली बात कही थी एकनाथ शिंदे ने, अक्टूबर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की बात कही थी, किसानों के ऋण माफ करने की बात कही थी, 25 लाख नौकरी देने की बात कही थी, बिजली बिलों में 30% कटौती करने की बात कही थी, वृद्धाओं को 2100 रुपए देने की बात कही गई थी। एक लाडली बहन को पैसा भेजने के अलावा ये क्या सब करेंगे तो सबसे बड़ा धोखेबाज तो हिंदुत्ववाद की बात है। बाला साहब जो वचन देते थे वो वचन निभाते थे। ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, अगर इतने बड़े खाली घर में बैठने का काम किया, तो क्यों मुख्यमंत्री भाषण देने का काम किया, कुछ नहीं किया। कभी किसान के कभी चांदा तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर से लेकर कोकण कभी गए नहीं। इनका जो है एक योजना नहीं लाई किसी के लिए, ना जेल न जाना पड़ता, लाडली बहन जेल न जाने की वजह से मुख्यमंत्री पद मिलना। बताइए आपको 2.5 साल ना लगे होते। मैं कहता हूँ 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन रहे थे उसी समय एकनाथ शिंदे अलग हो जाते। मैं तारीफ करता, मैं खुद कहता हाँ एकनाथ शिंदे ने सही किया, लेकिन 2.5 साल लग गए तो कौन विश्वास इनके ऊपर माने को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने विश्वास नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट तक ने बात कही कि 2.5 साल आपको क्यों लग गए। तुम 2.5 साल इसलिए लग गए क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस की चल रही थी सेटिंग चल रही थी। 10 करोड़, अब 20 करोड़, अब 50 करोड़, 50 करोड़ थी। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री और 50 करोड़ तय हुए, जेल जाने से बचे, तुरंत इन्होंने स्वीकार कर लिया। भाई 2.5 साल क्यों लगे। मैं कहता हूँ आप जिस समय सरकार बना रहे थे महाराष्ट्र आज से गया, आज मुंबई आज से गई, उनके चेहरे पे पूरा अलग चले जाते, पूरे डिस्टर्ब, उनके चेहरे पे पता चल रहा है कितने डिस्टर्ब है। कि बीजेपी साहब की नहीं हो पा रही थी, पचअप नहीं हो पा रहा था। जब आपका पचअप हो गया तो न बाला साहब ठाकरे, न पार्टी, न हिंदुत्व, मुख्यमंत्री बनने के लिए कूद के भाग लिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, चलो एक सवाल का जवाब दीजिए। कि कांग्रेस से गठबंधन, कांग्रेस के साथ इंदिरा गांधी के साथ बाला साहब ठाकरे ने चुनाव प्रचार तक किया था। उनके अगर उनकी डेथ ना होती तो कांग्रेस इनका चलता रहता ऑलरेडी। ये तक आपको राहुल जी नहीं मालूम कैसे चीजें नहीं गया। और उद्धव ने कहा था हम कांग्रेस नहीं बने, हमने कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके गठबंधन किया। कांग्रेस की नीतियां नहीं अपनाई है, ना राष्ट्रवादी पार्टी जैसे आप कहते हो चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटालेबाज और उसका मंत्री बन जाता भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा मुश्किल है, जरा इतना डिस्टर्ब तो जाइए। सिद्धांत कौन से मुझे आते समझ आज ऐसा लग रहा है संजय जी के अंदर जितना गुबार भरा है, राहुल जी आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सत्ता में आए तो वो विपक्ष है, और अजय जी आपको भी अब आदत डालनी पड़ेगी भाई। अगर वो विपक्ष में रहे तो बोलेंगे, आपको सुनकर जवाब भी देना होगा। सारी भड़ास आज निकलेगी आप दोनों पर, देखिएगा। अजय जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत देर से आप कह रहे थे मुझे थोड़ा मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे सवाल संजय जी ने भी उठा दिए और मैंने राहुल जी से बहुत सारे सवाल किए। आपके ऊपर सवाल है कि क्या आपसे डर रही है शिवसेना पार्टी, शिंदे जी की पार्टी, या फिर आपके डर से वो चले गए हैं? अनूप जी, सबसे पहले मैं तुलसीदास जी की बातों का जवाब देता हूं। खैर तुलसीदास जी की बातों का मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा जी। एक तुलसीदास जी थे और एक तुलसीदास जी आपके सामने बैठे हुए हैं जी। मैं तुलसीदास जी की बातों का सिर्फ इतना ही जवाब दूंगा कि कुछ हमारे देश में बौद्धिक भ्रष्टाचारी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को पचा नहीं पाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जहां जीत जाए वो बौद्धिक भ्रष्टाचारियों को बड़ी तकलीफ होने लगती है। ऐसे कुछ बौद्धिक भ्रष्टाचारी सब जगह रहते हैं, महाराष्ट्र में भी है, जो अपना दरबार सिर्फ ठग तक ही समझते हैं, अपनी पत्रकारिता सिर्फ ठग तक ही समझते हैं। ठग के आगे, उस ठग के दरबार के आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से, हमने किसी से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी क्षण जैसे ये खबर आई उसी क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साफ किया कि हमारा किसी तरह का किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन साफ था। हमारा गठबंधन आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ था और बाकी किसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं था, और बाकी छोटी छोटी 2-4 पार्टियों के साथ था। ऐसे जो हमारे विचारों की, हमारे विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ था। लेकिन क्या करें, कुछ बौद्धिक भ्रष्टाचारी है, उनको भारतीय जनता पार्टी सेंटर में जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी स्टेट में जीत जाए, कारपोरेशन में जीत जाए, अब
बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, तो बौद्धिक भ्रष्टाचारियों को तकलीफ होना स्वाभाविक है, वो तड़पते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उन बौद्धिक भ्रष्टाचारियों को जवाब देती है, वो जवाब इनसे पच नहीं रहा है, तो दुनिया भर की बातें करेंगे, दुनिया भर की चीजें ले आएंगे। दूसरी चीज, जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे, और आज तो उनका बयान भी देख लीजिए, उन लोगों का हताश निराश नहीं, हताश नहीं, संजय राउत को नहीं सुना आपने? चले गए हैं, बोले हम बराबर खड़े हैं। जवाब संजय राउत ने कहा हम बराबर खड़े हैं, वो हताश तो नजर नहीं आया मुझे कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े पता है उन्हें कि कभी इधर हो सकते हैं। अनूप जी, जो मेरा सवाल सीधा सा बौद्धिक भ्रष्टाचारियों से भी है, उनके जो वो लोग बैठे हैं उनसे भी है। 29 महानगर पालिकाओं में कितनी सीटें आई, कितनी सीटें आई उनकी, ये तो पता है। ये नहीं बताएंगे बौद्धिक भ्रष्टाचारी कि उनके कितने % वोट आए, कितनी सीटें आए। 29 महानगर पालिकाओं में, मैं बार बार ये सवाल रेज कर रहा हूं, 29 महानगर पालिकाओं में ये बौद्धिक भ्रष्टाचारी बताएं कि कितनी सीटें आ गई। नहीं, ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल गया अजय जी। तो अपनी चीजें अपना बचाव करते रहेंगे। ये जानकारी तो कल परिणाम आने के बाद ही पता चल गया, लेकिन फोकस बीएमसी है। आप भी जान रहे हैं कि आप 29 में से सिर्फ एक बीएमसी पर जितना फोकस कर रहे हैं, ज्यादा पर नहीं किया होगा आपने। अनूप जी मुझे समय दीजिए। हाँ अनूप जी, सबसे कम समय आप मुझे दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, मुझे देखिए अनूप जी, ये सिर्फ बीएमसी का चुनाव नहीं है, बीएमसी में भी हमारा मेयर बनने जा रहा है, हमारे गठबंधन का मेयर बनने जा रहा है, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन इन बौद्धिक भ्रष्टाचारियों से जरूर पूछिएगा कि 29 महानगर पालिकाओं में क्या हुआ, या उसके पहले जो नगराध्यक्षों के चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ। आपने आरोप लगा दिया है, तुलसीदास जी बैठे हुए जवाब देने के लिए। तुलसीदास जी इंतजार कर रहे हैं कि आप शांत होंगे तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुलसीदास जी जवाब दीजिए। ऐसा है अनूप जी, मुझे ऐसा लगता है आप एंकर हो, जैसे सदन में सभागृह में कोई स्पीकर उस सभागृह के चर्चा की गरिमा बरकरार रखता है, वैसे अजय पाठक जी जिस शब्द का इस्तेमाल किए जी, मैं गटर की लेवल पे जाना नहीं चाहता हूँ। गटर आपकी बहस को मैं नाले वाली बदबूदार बहस नहीं बनाना चाहता हूँ, नहीं तो इनका देखे ना। नहीं, शुरुआत आपने की थी, कृपया ध्यान में ले, जिस हिंदू धर्म की आप बात करते हैं उस हिंदू धर्म में लोग हैं, वो हिंदू धर्म सवालों का जवाब नहीं देंगे, ये गालियां देते हैं। ज्यादा आवाज चढ़ाना मुझे आता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए हिंदू धर्म में स्वस्थ परंपरा है चर्चा की, उसका अपमान कर रहे हैं आप अजय जी। आपको किसने कहा? भाई बौद्धिक भ्रष्टाचारी कहना कौन सा अपमान है? बौद्धिक भ्रष्टाचारी कहना कौन सा अपमान है? आप वरिष्ठ हैं, आप ये बोल दीजिए कि हमने एमआईएम से गठबंधन कर लिया शब्दों का, और मैं बौद्धिक भ्रष्टाचारी कह दूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, समझे? आप मुझे एमआईएम से गठबंधन बता दीजिए और मैं बौद्धिक भ्रष्टाचारी कह दूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बहुत आप विचार को विचार से जवाब दीजिए, ये तमीज नहीं है आप लोगों में। विचारों से जवाब दिया हूं मैं, गटर की राजनीति आप कर रहे हैं, शब्द आप बोल रहे हैं, सब आते हैं मदद की भाषा को आहत करते हैं और आप मुझे भौतिक भ्रष्टाचारी करते हो, तमीज रखिए आप। क्या लखनऊ को मैं प्रयागराज एमआईएम से गठबंधन करवा रहे हैं, लखनऊ को प्रयागराज आप हमारा एमआईएम से गठबंधन करवा रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन करवा रहे हैं, राहुल लोंडे बैठे हैं, पूछिए हमने एमआईएम से गठबंधन किया। भावनाओं को आप आहत करते हो, मजाक उड़ाते हो। देखो अब ये गाली चलिए मैं गुजारिश करूंगा, एक सीमा तक ये चीजें ठीक लगती हैं, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप में इन गाली का, इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं गुजारिश कर रहा हूं तुलसीदास जी आपसे भी और अजय जी आपसे भी कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, आपको क्या लग रहा है, किसका मेयर बनेगा? जो उठापटक चल रही है इस बीच में क्या लग रहा है? सवाल बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा संजय जी। मेयर उद्धव ठाकरे जी का बनेगा सर। लीजिए, एक नया खेल शुरू कर दिया। ठाकरे जी मेयर बनाएंगे सर, नया खेल शुरू कर दिया संजय जी। मेयर उद्धव ठाकरे जी बनाएंगे सर। इसके पीछे की रणनीति बता दीजिए संजय जी। रणनीति कोई नहीं, तो शाम से पता चल जाएगा ना आपको आने वाले दिनों में। मेयर बनेगा उद्धव ठाकरे जी का, यूबीटी का, शिवसेना यूबीटी का। आप मान रहे हैं, गारंटी है कि एकदम बनेगा? राजनीति में समीकरण चलते हैं, समीकरण होता बैठ जाए हमारे। मतलब आप तैयारी में है कि भैया उधर से इधर ले लिया जाए, इधर से उधर ले लिया जाए,
तैयारी है हाँ, आपकी? उद्धव ठाकरे बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल बड़ी जी, नहीं है सर। हाँ राहुल जी, सुन पा राजनीति रहे हैं? में कोई चीज बड़ी नहीं है। हाँ। कोशिश मतलब आपकी अपनी है, संभावना व्यक्त बीजेपी मैंने की की है, कि लेकिन शायद संजय जी कह रहे हैं कि यूनिटी उद्धव बना ठाकरे मेयर मेयर बनाएंगे। बड़ी बात थोड़ी ना है। देखिए, द्विवेदी जी बहुत विविधा में है अभी। ऐसा मुझे लगता है, ये कौन से घायली पुलाव पका रहे, आप वरिष्ठ है, मैं आपकी उम्र में छोटा हूँ, लेकिन आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुंबई में उद्धव ठाकरे जी का मेयर बनेगा, तो द्विवेदी जी आप बहुत विविधा में दिख रहे हैं और भारत की जनता आपको देख रही है कि यूबीटी कितने विविधा में मुंबई में अभी काम कर रही है और उनके चेहरे पे उनकी बॉडी लैंग्वेज आज सुबह से कैसी है, हर जगह उनको पता चल रहा है। और मैं फिर से बात कर रहा हूँ, देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे शेर थे, बाला साहब ठाकरे शेर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जो उनके वारिस है वो कांग्रेस के सामने ढेर हो गए। ये पहला एक्सेप्ट कीजिए, शेर शेर होता है और ढेर कांग्रेस के सामने वाला ढेर होता है। चलिए, अभी मैं आपने अजय जी जो आपके इतिहास पास आऊंगा, बताया, बिल्कुल संक्षेप में आपने बता दीजिए मेयर नहीं, कौन ये बन रहा, व्यक्तिगत कौन बना रहा है टिप्पणी नहीं है। मेयर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम बना रहे व्यक्तिगत टिप्पणी गठबंधन, नहीं है। लेकिन अभी देखिए संजय जी ने कह दिया कि मेयर हमारा होगा। मेयर देखिए, वो तो खाली पुलाव पकाते रहे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो लोग हैं वो शिंदे साहब उनके साथ मिल बैठ करके ये सारा फैसला होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही चलिए, अभी सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में आप तमाम लोग जुड़े। तो बस सवाल यह है कि आखिर मुंबई का मेयर कौन होगा, क्योंकि जीत तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की हुई है, लेकिन आंकड़े ऐसे आए हैं कि सबको उलझा कर रख दिया है और इन आंकड़ों के दम पर हर कोई कह रहा है कि मेयर हमारा होगा। इंतजार करते और देखते हैं मेयर आखिर बनता किसका है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।